नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगे, साथ ही लेकर आएंगे ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन पहले हेडलाइंस। लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद बाजार में हल्की मुनाफ वसूली। निफ्टी 18,650 के नीचे फिसला। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। ऑटो और एनबीएफसीज में आज सबसे ज्यादा गिरावट। अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर्स और एमएनए में 2% की कमजोरी हुई। मिड कैप आईटी में हुई आज रौनक। ऑरेकल फाइनेंशियल बना एफएनओ का टॉप गेनर। विंडफॉल टैक्स में 52% की भारी कटौती से एनर्जी शेयरों में खरीदारी का मोड़। ओएनजीसी ऑयल, एचओएसी में 1% तक का उछाल। पॉलिसी बाजार में बड़ी ब्लॉक डील। सॉफ्ट बैंक ने 5% हिस्सेदारी बेची। ब्लॉक डील के बाद शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड। लगातार हमने तेजी बनते हुए देखी। बाजार में हर दिन रिकॉर्ड हाईज आते हुए देखे तो इतनी मुनाफ वसूली तो वाजिब है। 8 दिन की लगातार तेजी के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव आते हुए दिख रहा है। निफ्टी 18,674 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। 138 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी 250-300 अंक कमजोर होकर कारोबार कर रहा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि इंडेक्स है हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन बाजार थोड़े से आज दबाव में, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग गिरी। इनफैक्ट मिड कैप्स में अब तेजी और इंटेंसिफाई हुई है। हमने अब से आधे घंटे पहले जब मिड कैप्स का हाल देखा था तो सिर्फ आधे % तक की बढ़त देखने को मिल रही थी। अब 0.25% ऊपर आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.25% की बढ़त। तो एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से, उसके बाद फोकस करेंगे ट्रेड्स पर। और एशियन मार्केट्स का तो जो मूड है वो बिगड़ा हुआ ही है। निक्केई 1.5% नीचे, शंघाई 1/4% नीचे। हांगकांग के बाजार में भी थोड़ा दबाव। कॉस्पी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड, क्योंकि चाइना ने जो कोविड रूल में बदलाव किए हैं उसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण हम थोड़ा सा कंफ्यूजन यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं। एक बार ऑयल पे भी नजर रहेगी। ब्रेंट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है $86 के आसपास। अमेरिका के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, सुस्ती वहां भी हावी है। 28 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है और नेस्डेक का फ्यूचर भी 32 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये है फिलहाल के संकेत। लेकिन अब तक हुआ क्या है बाजार में, आज की टॉप हाईलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफ वसूली। निफ्टी 18,650 के नजदीक, निफ्टी बैंक 300 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स में आप 0.25% की बढ़त फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 200 अंकों से ज्यादा ऊपर अब कर रहा है कारोबार। गिरावट है पावर स्टॉक्स में, ऑटो शेयर्स में, आईटी स्टॉक्स में, एनबीएफसीज, मेटल स्टॉक्स में खरीदारी है। मिड कैप्स में आपको सरकारी स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स, फर्टिलाइजर शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है फिलहाल बाजार का हाल। अब हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं, उनसे ले लेते हैं स्ट्रैटेजीज। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा है। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय क्या रहेगी रिमेनिंग सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। ऐसा है कि निफ्टी में लगता है कि 18,600 18,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाँ, हमको लगता है कि यहाँ पर मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन नहीं है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट आता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इतना कि जब इतना बढ़ जाता है मार्केट तो सांस तो लेना पड़ता है, आदमी थकेगा भी, तो सांस ले रहा है मार्केट। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि मार्केट फिर भी ऊपर है, जब तक लार्जर एरिया 18,500 18,600 निफ्टी में ये बरकरार है, तब तक नथिंग वरी। रही बात बैंक निफ्टी की, यहाँ पर मैं कहूंगा कि 43,000 एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन बेसिकली सपोर्ट है 42,900 800 जोन। इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। इतना है कि थोड़ा रेस्ट आउट करना है, तो राइट दिस साइडवेज मूव, और कुछ नहीं। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर राय हुई, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें गाबा साहब, तो ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मुझे लाल पैथलर अच्छा लगता है। ये साइडवेज मूव है। उसके बाद जो आज का बार बना हुआ है काफी हद तक मुझे ठीक नजर आता है। बाई मोड पर है पिछले 2-4 दिनों से। ये अपू कायम हो सकता है। ट्रेड कर रहा है 2473 लाल पैथलर। पॉसिबल कि 2500 के जोन देखेंगे। स्टॉप होगा 2460 या 2450, इतना ही सही है। सो लाल पैथलर पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है थर्मैक्स। ना थर्मैक्स का बेस बहुत बढ़िया था। ये बेस का जो चार्ट बना हुआ उसके हिसाब से लगता है कि इस अपूर्ण शुरू हुआ है। एक ब्रेकआउट मिला है 2060 के आसपास, तो मैं तो 2060 का ही स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 2084-85 के आसपास, 84 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 2120 2150 जा सकता है थर्मैक्स। हो सकता है 2-4 दिन लगे उसके लिए, लेकिन थर्मैक्स ऑन द लॉन्ग साइड अच्छा लगता है।
तो ये दो ट्रेड्स आपको दिए गए हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और थर्मैक्स, दोनों ही इनफैक्ट थर्मैक्स तो डे हाई पर अब कारोबार कर रहा है 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ। 2086 के मौजूदा लेवल्स हैं। अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है, 0.1% ऊपर है, लेकिन स्टॉक्स भी काफी सारे हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत करेंगे एनबीएफसी शेयर्स के साथ, और एनबीएफसी पैक में एमएनएम फाइनेंशियल, एलएनटी फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 3% तक का अप मूव है। सरकारी स्टॉक्स में बाइंग बरकरार है, भेल जैसे स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी भेल 6% ऊपर है, मॉयल 4.5% ऊपर, निवेली लिग्नाइट में यानी एनएलसी इंडिया में 4% की मजबूती बनी हुई है। सीमेंट में सेलेक्ट बाइंग है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सागर सीमेंट, डेक्कन सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट में 3.5% तक के अप मूव हैं। फर्टिलाइजर्स में कल थोड़ा डिप था, आज वापस से तेजी। आरसीएफ, एनएफएल फैक्ट, ज्वारी एग्रो यहां 2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी में भी मिड कैप आईटी में अच्छी बाइंग है। एलएनटी टेक, रेट गेन, जेंसर टेक्नोलॉजीज और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यहां 3% से लेकर 4.5% की खरीदारी देखने को मिल रही है। और रियल्टी में भी तेजी है, इसमें आपको शोभा, आईबी रियल, प्रेस्टीज और लोधा मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। 2 से 3% की मजबूती बनी हुई है। पावर शेयर्स थोड़े कमजोर है, अदानी ट्रांस, एबीबी, अदानी ग्रीन और सीमेंस दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो यह है फिलहाल हाल पावर स्टॉक्स का। तो लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर हमने तेजी देखी है। एक और पॉकेट है, वो है टायर स्पेस, जहां पर एक्शन बना हुआ है। इसके अलावा प्लास्टिक पाइप वाली कंपनी में भी तेजी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट आज तमाम कंपनीज जो इस सेगमेंट को कैटर करती है वहां पर एक्शन बना हुआ है। क्यों ये तेजी बनी है प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए क्यों आई है ये तेजी? देखिए, आज अगर हम देखें तो जो पीवीसी की पाइप्स बनाती हैं कंपनियां, खास करके एस्ट्रल, प्रिंस पाइप्स और फिनोलेक्स पाइप्स, ये कंपनी फोकस में है। अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां कारोबार देखने को मिल रहा है। आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका जो रॉ मटेरियल है पीवीसी, वहां हमने एकदम जबरदस्त कटौती देखी है। ईयर टू डेट लगभग 47% की गिरावट हमने पीवीसी के रॉ मटेरियल कॉस्ट में देखी है। इनफैक्ट पीक से लगभग 70% की यहाँ गिरावट आपने देखी है। तो कहीं ना कहीं ये अब पाइप कंपनी को जो है वो हेल्प करेंगी, क्योंकि मार्जिन आप देखेंगे सिक्वेंशियली बढ़ सकते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ये भी मानना है कि क्योंकि दाम अब इतने गिर चुके हैं तो ये कंज्यूमर को पास ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो एग्री सेगमेंट हो, होम प्लम्बिंग हो, इन सब सेगमेंट्स में अब वॉल्यूम ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दाम इतने बढ़ गए थे कि काफी महंगा हो चला था। लेकिन अब रॉ मटेरियल कॉस्ट के गिरने के चलते वॉल्यूम ग्रोथ में तेजी से इजाफा आएगा और मुनाफे में भी इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट और जो रियलाइजेशन है वो इंप्रूव होने चाहिए। जहां तक कि टारगेट्स का सवाल है, प्रिंस पाइप्स पे लगभग 690 रुपए का टारगेट है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 2300 रुपए का टारगेट है एस्ट्रल पे, और लगभग 146 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दे रही है फिनोलेक्स पाइप्स पे भी। ओके, चलिए, तो ये ब्रोकर हाउसेस के व्यूज भी हैं, टारगेट्स भी हैं इन स्टॉक्स पे जो आपके स्क्रीन्स पर हैं, लेकिन एक अच्छी तेजी, एक अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। गाबा साहब, कोई स्टॉक आपको चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है क्या? ट्रिगर्स तो हैं फंडामेंटली जिसकी वजह से तेजी आई है, प्रिंस पाइप्स, एस्ट्रल पाइप्स, फिनोलेक्स पाइप्स, कोई कमेंट आपका किसी स्टॉक पे? पर एस्ट्रल तो कल मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर। एस्ट्रल पाइप तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बेस बना है, उसके ऊपर अप मूव मिला है, वो तो अप है ही। मैं प्रिंस की बात करूंगा, प्रिंस में अच्छा लगता है ट्रेड, 588 पर ट्रेड कर रहा है, ये 600 लगता है पार कर देगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 575 का प्रिंस पाइप। ओके, तो प्रिंस पाइप्स बेहतर दिख रहा है, स्टॉक 25 रुपए ऊपर यानी 4.5% ऊपर, 588 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। अच्छा, एक बार टायर स्पेस की बात कर लेते हैं। और गावा साहब से हमने पहले भी जिक्र किया है इन स्टॉक्स का। सीएट, जेके, अपोलो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। सीएट पर खास तौर से कमेंट ले लेते हैं। गावा साहब, एक बार सीएट का चार्ट देखिए और बताइए क्या व्यू रहेगा आपका इस स्टॉक पे, क्योंकि सिलेक्टिव ऑटो एंसिलरी में बाइंग है आज के सेशन में, और ये स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, दिन के हाई पॉइंट पर गया और वहां पे होल्ड भी कर रहा है। क्या व्यू है? बाई मोड पर है सीएट, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है मेरे ख्याल से। ये मेरे नॉर्मली रडार में नहीं होता, लेकिन आपने बताया तो उसके बाद ध्यान आ रहा है। बहुत अच्छा चार्ट है, 1938 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये 2000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। 1850 का स्टॉप लगाना चाहिए, स्टॉप थोड़ा डीप है, क्वांटिटी कम कर लें तो मेरे ख्याल से 2000 दिखेगा, उससे कम स्टॉप लॉस चलेगा नहीं। ओके,
तो स्टॉक में मजबूती है और तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 1935 पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन यहाँ भी खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये है गाबा साहब का व्यू। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी में आपको कई स्टॉक्स और भी दिख जाएंगे। एक स्टॉक देखिए मिंडा कॉर्प का। गाबा साहब एक बार इस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। वॉल्यूम्स भी डिसेंट हैं, 4.25% ऊपर स्टॉक कर रहा है ट्रेड 220 के लेवल्स पर, और दिन के हाई पॉइंट के आसपास ये भी कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहा है। मिंडा कॉर्प पर आपकी राय क्या है? मिंडा का जो चार्ट है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करेक्शन आया मीडियम टाइम फ्रेम में, वो भी खत्म हो गया। 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्लो मूवर है। आज अपमूव मिला है, काफी हद तक 3% ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है 240 तक जा सकेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। 210 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे कोई स्टॉप लगाकर चले तो मिंडा का पैसा मिल सकता है। ओके गाबा साहब, एक डिफेंस स्पेस की कंपनी है एमटार टेक, इस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी स्टॉक में आई है, और इनफैक्ट इस स्टॉक में हमने आज ही नहीं, अगर आप पिछले 2 हफ्तों में स्पेशली देखेंगे तो ऑन एंड ऑफ चला है ये स्टॉक। 1700 के पार कर रहा है ट्रेड। क्या व्यू है इन लेवल से? हाँ, मेरे नजर पे आया था ये स्टॉक, किसी ने मुझे बताया था कि ये स्टॉक अच्छा है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चार्ट बढ़िया है एमटार टेक्नोलॉजी। इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया है। करेक्शन था वो खत्म हुआ और लगता है फ्रेश अपमूव शुरू होगा। अब 1703 के आसपास ट्रेड कर रहा है एमटार टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है ये लेना चाहिए। 1600 का स्टॉप लगाइए और थोड़ा वक्त दीजिए, शायद 2000 के पार भी चला जाए। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन एमटार टेक मुझे ठीक ही नजर आता है। ओके तो 1705 पर फिलहाल कारोबार करते हुए तेजी शानदार एमटार टेक में फिलहाल देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार। एक बार सीमेंट पैक पे राय और लेंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स लगातार चले हैं, आज भी ये स्टॉक 3.5% ऊपर है 740 के लेवल्स के आसपास। गावा साहब क्विकली एक राय आपकी जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भी। बेसिकली चार्ट तो बढ़िया है, इसमें फॉल्ट नहीं कर सकते। इस चार्ट करेक्शन आएंगे तो मेरे ख्याल से बाइंग का एडवांटेज रहेगा। डिप्स आते नहीं है, आप ही जाते हैं तो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें, जेके सीमेंट की बात करें, सॉरी मैं आपको गलत पता, जेके लक्ष्मी बताया। जेके सीमेंट तो अच्छा लगता है मुझे। 3200 पार किया हुआ है, उसके नीचे स्टॉप लगा चले, बाई मोड पर है। 3300 नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है जेके सीमेंट। ओके 740 पर कर रहा है ट्रेड जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके सीमेंट पर भी गाबा साहब ने अपने कमेंट दिए। 3237 पर ये कारोबार कर रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर की और साथ ही स्टॉक्स पर भी रहेगी नजर, एक ब्रेक के बाद। जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ बच्चा। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख, और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? हाँ, बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझनें हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है। विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको,
उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर तो सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता। तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं होता। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सरकारी वेबसाइट से सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपका हक बनता है कि आप ट्रेसेस से डाउनलोडेड फॉर्म 16 मांगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 16 ही है, यानी कि ऑथेंटिक फॉर्म 16 है, तो 26AS में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 26AS में नहीं आ रहा और फॉर्म 16 में आ रहा है। तो आप अपना फॉर्म 16 लेके डिपार्टमेंट चले जाइए, डिपार्टमेंट को अपना फॉर्म 16 दिखाइए। फॉर्म 16 में जो जानकारी होती है आपकी TDS की, उससे जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर पाएगा कि ये आपका ऑथेंटिक है कि नहीं और उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप उनके पास फॉर्म 16 लेके जाएंगे और कोई दिक्कत है, आपकी मैपिंग नहीं हुई है TDS की, तो वो मैप कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे फर्टिलाइजर स्पेस की। दरअसल फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करने और फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और सरकार का दावा है कि इससे किसानों को भी बचत होगी और भारत फर्टिलाइजर में जल्द ही जल्द आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसी खबर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों में फर्टिलाइजर की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। इससे न सिर्फ सरकार का इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ा है, लेकिन जो सब्सिडी है वो भी सरकार को ज्यादा जो है देनी पड़ रही है। तो सरकार अब इसका बोझ जो है कम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने जो फर्टिलाइजर्स कंपनी के CMDs है, CEOs है, उनको निर्देश दिए कि आप नैनो यूरिया की बिक्री को बढ़ावा जो दीजिए और नैनो यूरिया को जो है किसानों के अंदर पॉपुलर जो है वो कीजिए। इससे न सिर्फ किसानों को बचत होगी बल्कि भारत जो है यूरिया में आत्मनिर्भर जो है वो भी सकेगा। खासतौर पर यही बता दूं कि जो नैनो यूरिया की एक 500 ml की बोतल है वो करीबन 225 रुपए की पड़ती है, जबकि जो 45 किलो का यूरिया का बैग है वो 266 रुपए का जो है पड़ता है। तो सरकार का ये अंदाजा है कि इससे किसानों को सीधे 41 रुपए की बचत वो होगी। तो सरकार ये चाहती है कि किसान जो है ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया को अपनाए, तो सरकार इसको बढ़ाने की तैयारी जो कर रही है। तो किसान जो सीधे जो कंपनियों को कहा है कि आप सीधे नैनो यूरिया की बिक्री जो है उसको बढ़ाइए। तो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है वो नैनो यूरिया को ज्यादा बढ़ावा जो है वो दे रही है, जिससे कि सरकार को उम्मीद है कि उनका सब्सिडी बिल जो है आने वाले दिनों में कम होगा। और साथ ही साथ सरकार जो है चाहती है कि किसान जो है इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा करे। तो इसकी सरकार ने कंपनियों को निर्देश जो है वो दे दिए। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। फर्टिलाइजर स्पेस लगातार एक्शन में बना रहा भी है, बजट एक्सपेक्टेशंस के बीच में भी और अब ये रिपोर्ट्स भी। और RCF, NFL, फैक्ट जैसे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में है भी, लेकिन RCF पर स्पेशली राय ले लेते हैं। गावा साहब, जहां खुला हालांकि वहां से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन 123 पर ट्रेड कर रहा है स्ट्रेंथ के साथ। क्या व्यू है RCF पर? साइडवेज जोन पर है, अप मूव ऑन है, बाई मोड पर है, 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 120 बरकरार है तब तक ठीक है RCF। ओके, तो RCF 120 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। गाबा साहब, भेल पर अगले टारगेट्स क्या हैं? ये स्टॉक तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या है आपके टारगेट्स अगले अब इस पे? अभी ये पहले टारगेट इसका 70 था, फिर 80 था, अब 90 हो गया, वो भी अचीव हो चुका। अब इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 100 होगा। लेकिन इस स्टॉक को, बेल को फ्यूचर्स में नहीं लेना चाहिए, डिलीवरी में लेना चाहिए।
कभी अगर साइडवेज मूव मिल जाता है तो नथिंग टू वरी, राइट दिस मूव। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 100 है, लेकिन 100 के पहले ही निकल जाइएगा, 100 में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएगा। ओके तो भेल सारे टारगेट्स हासिल किए। इनफैक्ट जून में ये स्टॉक 40 रुपए का होता था और जून से लेकर अब तक ये डबल हो चुका है, 90 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा। और गाबा साहब ने जैसे कहा 100 रुपए भी जा सकता है, वहां पर अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं तो आप मुनाफा ले सकते हैं। चलिए रेमंड्स पर भी एक राय ले लेते हैं। 3 दिनों में ये स्टॉक 14-15% से ज्यादा चल चुका है, रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड कर रहा है और देखिए जहां खुला वहां से ये ऊपर की तरफ ही गया है और डे हाई पर कारोबार कर रहा है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। तो 3 सेशन की लगातार तेजी, रिकॉर्ड हाईस पर रेमंड्स का स्टॉक कारोबार करते हुए। गाबा साहब अब टारगेट्स क्या हैं? जिन्होंने होल्ड की हुई है पोजीशन ले ले प्रॉफिट से रखें भी? प्रॉफिट ले लेना चाहिए। जब मैं सुबह अराउंड 14-20 के आसपास मैंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन इसमें मैंने अवॉइड किया क्योंकि फ्यूचर्स में नहीं है स्टॉक, डिलीवरी बेस्ड है, अब तक मूव अहेड है, स्ट्रांग है, वीकनेस नहीं है। प्रॉफिट लेने में नुकसान किसी का नहीं हुआ है, ले सकते हैं, पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट कर लीजिए, बाकी पर स्टॉप लगाइए। लेकिन यस, रेमंड अब भी अच्छा लगता है, तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। रेमंड्स में 1586 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए शुक्रिया गाबा साहब आने के लिए शो में, और फटाफट से आप खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी देख लेते हैं। इस हफ्ते एंजल वन के समीप चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डेर, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले के बीच मुकाबला हो रहा है और मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। अब तक हमने देखा अमोल ने बढ़त बनाई हुई थी और वही रुझान अभी भी है। 13% रिटर्न के साथ अमोल पहले पायदान पर, रूपक डे का पोर्टफोलियो 7.5% का रिटर्न दे रहा है और समीप चौहान का पोर्टफोलियो 5.5% का। तो ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 की स्थिति, जहां पर पहले नंबर पर अमोल लीड करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए नो योर कंपनी में बातचीत करेंगे टॉलब्रॉस के डायरेक्टर और ग्रुप CFO नवीन जुनेजा से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।